विजन आईएएस जून मंथ कंपाइलेशन है ये, जून 2024। और आज हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोalition गवर्नमेंट। अभी हाल ही में 2024 जनरल इलेक्शन के बाद लोकसभा में किसी भी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली, इसीलिए एक कोalition गवर्नमेंट फॉर्म हुई। कोalition गवर्नमेंट वो होती है जब मल्टीपल पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं, क्योंकि किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती। इंडिया में कोalition गवर्नमेंट और गठबंधन की सरकार काफी कॉमन है। कोalition गवर्नमेंट की हिस्ट्री इंडिया में 1977 में शुरू हुई, जब जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी के कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट विक्ट्री हासिल की थी। उसके बाद 1989 में ईरा ऑफ कोalition पॉलिटिक्स ऑफिशियली स्टार्ट हुआ, जो लगभग 25 साल तक चला। 1999 से 2004 के बीच एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने सक्सेसफुली अपनी 5 ईयर टर्म्स कंप्लीट की, जो कि एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट थी। लेकिन कोalition गवर्नमेंट्स के अपने चैलेंजेस हैं, जैसे पार्टीज इंस्टेबिलिटी, पॉलिसी पैरालिसिस और कॉम्प्रोमाइज ऑन आइडियोलॉजीज, क्योंकि सब अपनी अपनी पार्टीज की अपनी अपनी आइडियोलॉजीज होती है, लेकिन जब सब साथ में आते हो तो उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जैसे 1998 में फर्स्ट एनडीए गवर्नमेंट के कोलैप्स के बाद 2008 में इंडो यूएस न्यूक्लियर डील पर यूपीए गवर्नमेंट में लेफ्ट पार्टीज की विड्रोवल ने भी प्रॉब्लम क्रिएट की थी। आगे के लिए जरूरत है कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की, जिससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सिस्टम एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें अगर अपोजिशन एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कराना चाहती है, तो उसके साथ उन्हें एक ऑल्टरनेटिव कैंडिडेट का नाम भी प्रपोज करना पड़ता है, जो अगला पीएम बन सके। इस सिस्टम का एडवांटेज ये है कि इससे गवर्नमेंट का अब्रप्टली डिसमिस नहीं किया जा सकता और स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कोलिशन इम्पैक्ट असेसमेंट का इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी है। पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी कोर आइडियोलॉजीज को बैलेंस करते हुए गवर्नेंस पर फोकस करना होगा, जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज के लिए बेनिफिशियल होगा। अब आप ये न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा न्यूज़ याद भी हो जाएगा और समझ में भी आएगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स। तेलंगाना स्टेट का फॉर्मेशन 2014 में हुआ था, और उसके बाद से ही अलग-अलग रीजन्स में न्यू स्टेट की डिमांड बढ़ गई है। जैसे अभी भील ट्राइब ने अपने इंडिपेंडेंट ट्राइबल स्टेट भील प्रदेश की डिमांड की है। तो आइए समझते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री इंडिया में 1947 के बाद से शुरू हुई, जब एस के धर कमीशन ने लिंग्विस्टिक फैक्टर की बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को बेस बनाया रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। लेकिन 1948 में जेवीपी कमिटी ने लैंग्वेज को एज अ बेस रिजेक्ट कर दिया। फिर फजल अली कमिटी के रिकमेंडेशन पर 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, जिससे 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज का फॉर्मेशन हुआ। भील प्रदेश की डिमांड के पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं, जैसे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और ज्योग्राफिकल। समझते हैं। सोशली भील कम्युनिटी अपने कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना चाहती है, क्योंकि उनकी कम्युनिटी को मार्जिनलाइज्ड किया गया है। पॉलिटिकली उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव्स की जरूरत है जो उनके यूनिक इश्यूज को एड्रेस कर सके। इकोनॉमिकली ये रीजन काफी बैकवर्ड है और रिसोर्स के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की कमी है। ज्योग्राफिकली ये रीजन माउंटेनियस है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के इश्यूज हैं। 1969 की महाजन कमीशन, इसे आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। महाजन कमीशन ने भी भील कम्युनिटी के इशू को रेज किया था, और 2011 के सेंसस डेटा के अकॉर्डिंग ये एरिया काफी अंडर डेवलप्ड है। भील के अलावा गोरखालैंड, विदर्भा और बोडोलैंड जैसे रीजन्स भी सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं।
भविष्य में इक्विटेबल डेवलपमेंट को फोकस करना होगा, जिससे रीजन्स के बीच इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को रिड्यूस किया जा सके। गवर्नमेंट को स्टेट क्रिएशन के नए फ्रेमवर्क के लिए इकोनॉमिक वायबिलिटी और पॉलिटिकल कॉन्सेंसस पर भी ध्यान देना होगा, ताकि इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग रहे। अब हम बात करते हैं इंटरनल इमरजेंसी की। इंटरनल इमरजेंसी, जो कि 25 जून 2075 को इम्पोज की गई थी। इस साल उस इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो रहे हैं। इमरजेंसी के टाइम पे डेमोक्रेटिक राइट्स सस्पेंड कर दिए जाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट्स के ऊपर भी पावर होती है। इमरजेंसी के दो टाइप्स होते हैं, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, और फाइनेंशियल इमरजेंसी। 1975 वाली इमरजेंसी को इम्पोज करने के पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजंस थे, जैसे इकोनॉमिक हार्डशिप्स, गुजरात और बिहार मूवमेंट, और गवर्नमेंट का कॉन्फ्लिक्ट जुडिशरी के साथ। इमरजेंसी के इम्पैक्ट में पॉलिटिकली, सोशल, इंस्टीट्यूशनल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स थे, जिसमें सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और सस्पेंशन ऑफ सिविल लिबर्टीज के लिए। इमरजेंसी के बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे फ्यूचर में ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए, जैसे रिटर्न अप्रूवल की जरूरत, फंडामेंटल राइट्स के स्कोप को एक्सपांड कर दिया गया। इसके अलावा जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए भी चेंजेस इंप्लीमेंट किए गए। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, रीसेंट डिस्कशन में एक्सपर्ट्स ने कहा है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस के लिए कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में कुछ फ्लॉज हैं। अब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, FPTP हम इसे कहेंगे, इस सिस्टम का फ्लो ये है कि इसमें मेजॉरिटी वोट्स लेकर भी कैंडिडेट हार जाते हैं और रीजनल पार्टीज को अनफेयर एडवांटेज मिलता है। इस सिस्टम में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट होता है, जो सबसे ज्यादा वोट्स लेता है, चाहे वो मेजॉरिटी में हो या ना हो। इससे ओवर रिप्रेजेंटेशन या अंडर रिप्रेजेंटेशन का इशू है, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए अनफेयर हो जाता है। दूसरी तरफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में सीट्स को वोट्स के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग अलोकेट किया जाता है, जिससे सभी पार्टीज को फेयर रिप्रेजेंटेशन मिलता है। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट सिस्टम का एक मेजर बेनिफिट ये है कि माइनॉरिटी पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को भी अपना रिप्रेजेंटेशन मिलता है और ज्यादा वोट्स वेस्ट नहीं होते। अब बात करते हैं मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, MMR की, जो PR का एक हाइब्रिड मॉडल है। MMPR सिस्टम में कुछ सीट्स को FPTP सिस्टम के थ्रू फिल किया जाता है और कुछ सीट्स को PR के थ्रू। इससे एक बैलेंस क्रिएट होता है, जिसमें डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी इंश्योर किया जाता है। MMPR सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने का सजेशन लॉ कमीशन ने दिया था, ताकि FPTP और PR सिस्टम के बेनिफिट्स को कंबाइन किया जा सके। MMPR के थ्रू एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाने के साथ साथ इंक्लूसिव और फेयर रिप्रेजेंटेशन को भी प्रमोट किया जाता है। MMPR सिस्टम को इंटरनेशनली काफी सक्सेसफुल तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है। न्यूजीलैंड, जर्मनी, स्कॉटलैंड जैसी कंट्रीज में MMPR सिस्टम का यूज किया जाता है। इस सिस्टम का पर्पज FPTP और PR के बीच एक बैलेंस क्रिएट करना है, जिससे वोटर्स को फेयर रिप्रेजेंटेशन मिले और गवर्नमेंट स्टेबल रहे। अगर हम FPTP और PR सिस्टम का कंपैरिजन करें, तो FPTP सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन इसमें अनफेयर रिप्रेजेंटेशन का रिस्क होता है, जबकि PR सिस्टम फेयर रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें कोलिशन गवर्नमेंट बनने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, जो कि
कभी-कभी अनस्टेबल हो सकती है, लेकिन पीआर सिस्टम से डाइवोर्स ओपिनियन का रिप्रेजेंटेशन बेटर होता है, जो डेमोक्रेसी के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। एमएमपीआर सिस्टम दोनों के बीच का एक बैलेंस्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है, जिसमें कि एफपीटीपी और पीआर दोनों की बेनिफिट्स इन्वॉल्व हैं। इंडिया जैसे डाइवोर्स और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के लिए एमएमपीआर सिस्टम एक वायबल ओपिनियन ऑप्शन हो सकता है, जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को भी अपहोल्ड करता है और गवर्नेंस की एफिशिएंसी को भी इंश्योर करता है। मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी 2021 में लॉन्च किया गया था एज अ पार्ट ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। इस मिशन का एम है एक प्रोफेशनल और फ्यूचर रेडी सिविल सर्विसेज क्रिएट करना। इस मिशन के अंदर कॉम्पिटेंसी ड्रिवन अप्रोच पर फोकस किया जाता है, जिसमें एटीट्यूड, स्किल्स और नॉलेज, जिसको आस्क कहेंगे, आस्क को प्राइमरी इंपॉर्टेंस दी गई है। मिशन के गाइडिंग प्रिंसिपल्स में 70-20-10 मैंडेट इंक्लूड है, जिसमें 70% लर्निंग ऑन द जॉब एक्सपीरियंस होती है, 20% लर्निंग फ्रॉम इंटरेक्शन विद अदर्स और 10% लर्निंग फ्रॉम ट्रेनिंग से होती है। मिशन कर्मयोगी का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्राइम मिनिस्टर्स एचआर काउंसिल के अंडर है, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरीट कोऑर्डिनेशन यूनिट और आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म भी शामिल है। ये मिशन रोल बेस्ड कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करता है, जिसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स सिविल सर्वेंट्स के रोल्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज किए जाते हैं। कॉम्पिटेंसी ड्रिवन डेवलपमेंट और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट किया जा रहा है, जिससे सिविल सर्विसेज में प्रोफेशनलिज्म और एफिशिएंसी बढ़ाने की उम्मीद है। इस मिशन के थ्रू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के रोल से ज्यादा रोल बेस्ड कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करती है, जिससे एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग और कॉम्पिटेंसी ड्रिवन डेवलपमेंट इंश्योर हो। ये मिशन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म और कॉम्पिटेंसी असेसमेंट के साथ सिविल सर्विसेज की एफिशिएंसी को काफी एनहांस कर रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये प्रोग्राम कॉन्टिन्यूअस लर्निंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट को प्रमोट करता है, जिससे सिविल सर्वेंट्स अपनी स्किल को अपग्रेड कर सकें और इमर्जिंग चैलेंजेस का सामना कर सकें। ये ये प्रोग्राम सिविल सर्विसेज के लिए एक गेम चेंजर बन सकता है, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के ट्रेडिशनल मेथड से आगे बढ़कर एक मॉडर्न और डायनामिक अप्रोच को अडॉप्ट किया गया है। इससे ब्यूरोक्रेसी को 21st सेंचुरी के डिमांड्स के लिए रेडी किया जा रहा है। ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन एक सीरियस इशू बन चुका है। यूनाइटेड नेशंस ने रिसेंटली ग्लोबल प्रिंसिपल फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी जारी किया है, जो मल्टी स्टेक होल्डर एक्शन के लिए रिकमेंडेशंस देता है, ताकि ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन को, हेट स्पीच के स्प्रेड को कर्ब किया जा सके। मिस इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन वो गलत या मिसलीड करने वाला कंटेंट होता है, जो बिना किसी हार्मफुल इंटेंट के शेयर की जाती है, लेकिन ये फिर भी हार्मफुल हो सकती है। डिसइन्फॉर्मेशन ऑन द अदर हैंड इंटेंशनल मिसलीडिंग कंटेंट होता है, जिससे लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, फिर किसी स्पेसिफिक पॉलिटिक्स या इकोनॉमिक गेन के लिए ही उसे क्यों ना यूज किया गया हो। जिस तरीके से सोशल मीडिया की स्पीड और रीच मिस इन्फॉर्मेशन को रैपिडली स्प्रेड करने में हेल्प कर रही है, ये इन्फॉर्मेशन बबल्स क्रिएट करती है, जो प्रेजुडिसेस जैसे रेसिज्म, मिसोगिनी और डिस्क्रिमिनेशन को रिन्फोर्स करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन बबल्स और मिस इन्फॉर्मेशन डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ी थ्रेट बन चुके हैं। ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन के कुछ बड़े इम्पैक्ट हम देखते हैं, जैसे थ्रेट टू डेमोक्रेसी। मिस इन्फॉर्मेशन वोटर्स को गलत इन्फॉर्मेशन देकर इलेक्शंस के रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करता है, जो ट्रस्ट को भी अंडरमाइन करता है, जैसे कि 2016 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन ने इलेक्शंस के आउटकम्स को काफी इन्फ्लुएंस किया था, जिससे इलेक्शन इंटीग्रिटी पे भी सवाल उठने लगे थे। सेकेंड, हिंड्रेंस टू एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये मिस इन्फॉर्मेशन क्लाइमेट एक्शन और हेल्थ रिलेटेड गोल्स जैसे एसडीजीज को अंडरमाइन करता है। एक रीसेंट एग्जांपल, जैसे कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जब वैक्सीन्स के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन काफी वाइडली स्प्रेड हुई थी, इस मिस इन्फॉर्मेशन ने वैक्सीन के अगेंस्ट हेजिटेंसी क्रिएट किया,
जिससे पब्लिक हेल्थ एफर्ट्स को काफी नुकसान पहुंचा। ये मिस इन्फॉर्मेशन इतनी वाइड स्प्रेड थी कि डब्ल्यूएचओ ने इसे इंफोडेमिक डिक्लेयर कर दिया था। इसके साथ ही मिस इन्फॉर्मेशन से इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ता है। ये मिस इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल मार्केट्स में पैनिक या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर सकती है, जो इकोनॉमिक वोलेटिलिटी और लॉसेस को लीड करता है। एक एग्जांपल 2019 का है, जब सोशल मीडिया पर स्प्रेड हुई एक फेक न्यूज ने क्लेम किया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट को डीमोनेटाइज कर दिया है। इस मिस इन्फॉर्मेशन ने मार्केट में पैनिक क्रिएट कर दिया और लोगों ने अपने नोट्स को एक्सचेंज करने के लिए रश कर दिया। मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ना इतना इजी नहीं है। रैपिड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, एन्क्रिप्टेड डेटा और मीडिया इलिटरेसी इसको और भी चैलेंजिंग बनाते हैं। ओल्डर एडल्ट ज्यादा वल्नेबल होते हैं इस मिस इन्फॉर्मेशन के, और फैक्ट चेकर्स के एफर्ट्स भी कभी कभी सफिशिएंट नहीं होते इस रैपिड स्प्रेड को काउंटर करने के लिए। सॉल्यूशन में मीडिया लिटरेसी का प्रमोशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की अकाउंटेबिलिटी और गवर्नमेंट रेगुलेशंस शामिल हैं। यूएन के ग्लोबल प्रिंसिपल फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी भी यही सजेस्ट करते हैं कि एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच फॉलो किया जाए, जिसमें गवर्नमेंट, टेक कंपनीज, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल अपना रोल प्ले करें और मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ मिलकर फाइट करें। थैंक यू।